हेलो दोस्तों, तो लास्ट एपिसोड में मैंने देखा था लुओ की मुलाकात हुआंग नाम की एक फीमेल कैरेक्टर से होती है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डीमन कट के लोगों ने जिस हायर अप को चुयांग विलेज के अंदर उस काम को यानी गू ब्लड लाइन को हासिल करने के लिए भेजा होता है, वो यही होती है हुआंग नाम की फीमेल कैरेक्टर। फिर लुओ अपने मन में कहता है, क्या इसे मेरे बारे में पता चल गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं तो नानसिंग सोल स्टेज पे हूँ और एक नानसिंग सोल स्टेज के बंदे के लीजन को समझना इतना भी आसान नहीं है। और मैंने जिस इनविजिबल वाली टेक्निक का इस्तेमाल किया है वो पूरे केनियन वर्ल्ड की सबसे बेस्ट टेक्निक है, तो इतना भी काफी नहीं है सोर्स से पीछे छुड़ाने के लिए। फिर लू हुआंग से घमंड के साथ कहता है, तो आखिरकार तुम्हें समझ में आ गया ना कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। मून वॉटर क्लैन जैसा एक बड़ा क्लैन भी मुझसे डरता है, तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं कितनी बड़ी तोप हूँ। इसीलिए अगली बार से मेरा नाम याद रखना। अगर तुम मेरा नाम याद रखती हो तो तुम्हारे लिए सब कुछ सही रहेगा। और लू मन में सोच रहा होता है, अगर मैं इसके साथ ऐसे घमंडी बर्ताव करूंगा तो मुझे लगता है कि ये मुझसे बात करेगी या मेरे साथ शामिल होना चाहेगी। और लू की बकवास सुनकर हुआंग वहां से जाने लगती है। हुआंग को जाते हुए देख कर लू पीछे सीटी बजाती हुए कहता है, अरे मेरी जान, जा कर रही हो, मुझसे भी तो बातें कर लो। क्या तुम फिर से मुझे नीची नजर से देख रही हो? मैं तुमसे कहा ना मुझे इग्नोर करना बंद करो। ए रुको, तुम कहाँ जा रही हो? वहीं पे रुको। अगर तुम यहाँ से गई तो मैं तुम्हारे पीछे अपने बंदे भेजूंगा। मेरे काफी सारे दोस्त हैं, तुम बस मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी अपने दोस्तों को बुला के लाता हूँ, फिर हम तुम्हें देख लेंगे। और लुओ जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। लुओ को भागते हुए देखकर हुआंग मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम खुद मेरे पास आओगे। चिपचिपे कीड़े, धागे को बांधो। और हमें दिखाते हैं हुआंग की उंगली से धागा निकलता है जो सीधा जाके लुओ की उंगली से बन जाता है। ये देखकर हुआंग कहती है, मैं भी देखती हूँ कि आगे तुम मुझसे कितनी दूर भागते हो। फिर हमें लुओ को दिखाया जाता है जो भागते भागते एक जगह पे आ जाता है और वहाँ पे रुक के चैन की सांस लेता है। फिर लुओ मन में सोच रहा होता है, ये कितना ज्यादा डरावना था, आखिर ये औरत यहाँ पे क्या कर रही है? एक मिनट रुको, कहीं डीमन कट के लोग जिस हायर अप को चुयांग विलेज के अंदर भेजने वाले हैं, कहीं वो हायर अप यही तो नहीं है? इसका मतलब है कि मेरा एक और बार फिर से इससे आमना सामना होने वाला है। हुआंग तो काफी ज्यादा खतरनाक है, लोग इसे ब्लड थर्स्टी बिच कहते हैं। अगर हुआंग मेरे सामने आई तो मेरा पता नहीं क्या हाल होगा। अगर मैं हुआंग से फाइट करता हूँ तो आखिर मैं अपनी जिंदा रहने की उम्मीद कैसे कर सकता हूँ? हुआंग तो मुझे काफी आसानी से जान से मार देगी। शांत रहो, डरने की जरूरत नहीं है। एक काम करता हूँ कि मैं टाइम मशीन को बाहर निकालता हूँ और टाइम मशीन में बैठ के जल्दी से इस वर्ल्ड से निकल जाता हूँ। अरे नहीं, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आखिर मैं ये सब क्या बकवास सोच रहा हूँ। फिर लुओ को अचानक से कुछ याद आता है और वो अपने मन में कहता है, एक मिनट रुको, अगर हुआंग मून वॉटर क्लैन की तरफ से चुयांग विलेज में जा रही है तो फिर आखिर वो इस शहर में क्या कर रही है? क्योंकि चुयांग विलेज का तो इस शहर से कोई लेना देना नहीं है। कहीं इस सब का लेना उस 8 हाथ वाले डीमन से तो नहीं जिसकी डीमन कट के लोग पूजा करते हैं? मे भी हो सकता है कि इस सब का लेना देना उस 8 हाथ वाले डीमन से हो, क्योंकि अगर इस सब का लेना देना उस 8 हाथ वाले डीमन से नहीं होता तो मुझे लगता है कि हुआंग जैसी एक टॉप लेवल की कल्ट मेंबर इस जैसे शहर में आएगी। हालांकि मैं ये बात मानता हूँ कि स्टोरी के हिसाब से चल रही है, लेकिन काफी सारी चीजें बदल गई हैं और स्टोरी के पीछे भी एक छुपी हुई स्टोरी है। और मुझे लगता है कि डीमन कट के लोग खुफिया तरीके से जगह जगह पे अपनी इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं जिसके बारे में प्लेयर्स को नहीं पता है। और जहाँ तक बात रही हुआंग की, तो भले ही हुआंग एक डीमन कट की मेंबर है लेकिन वो एक लड़की है और मुझे लगता है कि हुआंग यहाँ पर मेरे लिए आई है। खैर ये कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि मैं एक बार हुआंग को धोखा दे चुका हूँ तो मैं ये दोबारा भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं काफी ज्यादा शो ऑफ कर रहा हूँ और मैं काफी ज्यादा घमंडी लग रहा हूँ, इसलिए अब मैं ये और नहीं करूंगा। ठीक है, तो चलो वापस से अपने काम पे निकलते हैं और उस बंदे को ढूंढते हैं, यानी गू चुआंग को, जो इस गेम का सबसे बड़ा बॉस बनने वाला है। फिर हमें इस केनियन वर्ल्ड के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी जाती है, यानी ऑफिशियल्स की इंफॉर्मेशन। इस वर्ल्ड में कौन रहता है, कहाँ रहता है, कैसे रहता है, डीमंस कहाँ रहते हैं, इमॉर्टल्स कहाँ रहते हैं और ह्यूमंस कहाँ रहते हैं। सबसे पहले हमें डीमंस के बारे में बताया जाता है। डीमंस बॉटम में यानी डार्क रिलम में रहते हैं। डीमंस केवल डार्क रिलम में ही रह पाते हैं। अगर वो डार्क रिलम से जमीन पे आते हैं तो उन्हें किसी बॉडी की जरूरत पड़ेगी। अगर उन्हें कोई बॉडी नहीं मिलती है तो वो जमीन पे नहीं रह पाएंगे और इस काम के लिए इंसान सबसे ज्यादा अच्छे रहते हैं। हालांकि डीमंस इन ह्यूमन बॉडी का ज्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और उन्हें जल्दी इस बॉडी को छोड़ना पड़ता है। और कुछ ह्यूमन बॉडीज तो इन डीमन के साथ कंफर्टेबल भी नहीं होती हैं, इसीलिए वो सारी बॉडी बर्बाद हो जाती हैं। और लोगों के इस गेम वर्ल्ड में आने से पहले, मतलब जब तक वो प्लेयर था, जब तक वो इस गेम वर्ल्ड के अंदर नहीं आया था, तब तक तो ये स्टोरी बिल्कुल सही से चल रही थी। सारे के सारे प्लेयर्स अच्छे से अपना काम कर रहे थे और तब भी डीमन कल्ट के बारे में लोगों को ज्यादा कुछ नहीं पता था, ना मैप में इसके बारे में ज्यादा कुछ दिया गया था। और तब भी डीमन कल्ट काफी ज्यादा मिस्टीरियस था और इसके बारे में कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं थी। और केनियन वर्ल्ड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले फ्लाइंग सिटी यानी स्काई रिलम, और दूसरा मिडल यानी मेनलैंड जहाँ पर इंसान रहते हैं यानी ह्यूमन रिलम, और तीसरा बॉटम यानी डार्क रिलम जहाँ पर डीमंस रहते हैं। लुओ कहता है सबसे अच्छा रहेगा कि मैं अकेले रहने के बजाय अपने नए दोस्त गू चुआंग के साथ रहूं, यानी इस गेम के सबसे बड़े बॉस के साथ। और कहानी के हिसाब से जहाँ तक मुझे याद है, अब तक गू चुआंग की मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हो गई होगी जो डीमंस को सप्रेस करने का काम करता है। और भाई बुड्ढा जल्दी गू चुआंग को गॉड हुड की ट्रेनिंग भी देगा। फिर लुओ मिरर जेड को देखते हुए कहता है, हुआंग चुड़ैल कहीं की, तू बस मेरा इंतजार कर, एक बार मैं अपनी ट्रेनिंग को पूरा कर लूं, फिर मैं आके तुझसे अच्छे से डील करूंगा। फिर लुओ वहाँ से निकल जाता है और लुओ उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर गू चुआंग और उसकी माँ रहते हैं। उस जगह पे आने के बाद लुओ की नजर एक औरत पे पड़ती है और यही होती है गू चुआंग यानी इस गेम के सबसे बड़े बॉस की माँ। इसका नाम होता है मैडम वांग और इसका निकनेम होता है एल्विन, और इसका टैलेंट होता है सिंगिंग और डांस। और ये एक प्रोस्टिट्यूट होती है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था, लेकिन ये अपनी आजादी को खरीद लेती है, मतलब इसको अब वो सब काम नहीं करना पड़ता है और ये अपना और अपने बेटे का पेट पालने के लिए लोग घर में कपड़े
सरप्राइज होती है। उस औरत को देखकर लू अपने मन में सोच रहा होता है, अनफॉर्चुनेटली जहाँ तक मुझे याद है कहानी के हिसाब से अंत में ये औरत मारी जाती है, लेकिन गेम के अंदर इस औरत के मरने का कारण पता नहीं चलता है कि आखिर इस औरत की मौत हुई कैसे। शायद मुझे इस औरत को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, हो सकता है कि मैं इसे इस बार बचा लूं। फिर लोगों को वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज आती है जो मैडम वांग का निकनेम चिल्ला रहा होता है। जब लोग उस बंदे पे पड़ती है तो लू उस बंदे को देख कर हैरान हो जाता है क्योंकि वो डिंग डोंग होता है। उस बंदे को देख कर लू अपने मन में कहता है ये तो डिंग डोंग आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और एक मिनट को इसने क्या कहा, एल्विन, क्या ये मैडम वांग से बात कर रहा है? क्या ये मैडम वांग को जानता है? कहीं ये दोनों स्काई प्रीफेक्चर से तो बिलोंग नहीं करते हैं? फिर हमें स्काई प्रीफेक्चर के बारे में बताया जाता है। स्काई प्रीफेक्चर एक स्पेशल क्लेन है जो कि ईस्ट चाइना के सी के मिडल में एक आइलैंड उस पे स्थित है। इस क्लेन के अंदर रहने वाले लोग आजादी के साथ अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं और इस क्लेन के अंदर हर तरह के लोग रहते हैं और इस क्लेन के लोग जहाँ भी जाते हैं हर जगह प्रसिद्धि हासिल करते हैं। मतलब इस क्लेन के लोग काफी ज्यादा जीनियस होते हैं। फिर डिंग डोंग मैडम वांग से उनके बेटे यानी गुचुआंग के बारे में पूछता है। ये सुनकर मैडम वांग कहती है, ओ गुचुआंग वो तो माउंटेन पे खेलने के लिए गया होगा, उसे जंगलों में रहना काफी ज्यादा पसंद है। उन दोनों की बातें सुनकर लू मन में सोच रहा होता है शायद मुझे माउंटेन पे जल्दी से जाके गुचुआंग और उस बुड्ढे से मिलना चाहिए क्योंकि कहानी के हिसाब से वो बुड्ढा डीमंस को सप्रेस करने में फेल हो जाता है, इसलिए मुझे जाके उसकी मदद करनी पड़ेगी वरना वो मारा जाएगा। फिर डिंग डोंग कहता है, एल्विना तुम्हें पता है मेरे पास एक मौका अपनी पुरानी इंजरी को ठीक करने का, वही मेरी घुटने की चोट। मुझे अब बस जेड क्लेन के अंदर जाना है, वो लोग मेरी घुटने की चोट को ठीक कर देंगे। ये सुनकर मैडम वांग कहती हैं, क्या जेड क्लेन? आखिर तुम्हें इस बारे में किसने बताया कि जेड क्लेन के लोग तुम्हारी घुटने की चोट को ठीक कर देंगे? तुम्हारी घुटने की चोट को तो कोई भी ठीक नहीं कर पाया। ये सुनकर डिंग डोंग कहता है, यार सच कहूँ तो मुझे उस बंदे के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता है। उसका नाम जिन है और वो चुयांग विलेज से आया था। वो मुझे क्रैक टाउन के अंदर मिला था, तभी उसने मुझे इस बारे में बताया। ये सुनकर मैडम वांग कहती हैं, क्या जिन? मैंने इस लड़के के बारे में सुना है। इस लड़की का चक्कर गू फैमिली की यंग लेडी यानन के साथ चल रहा है और मून वाटर क्लैन की गॉड ब्यूटी भी इसकी बात मानती है। वो बंदा एक नंबर का प्ले बॉय है, कहीं तुम उसी के बारे में तो बात नहीं कर रहे हो? ये सुनकर डिंग डोंग कहता है, सच कहूँ तो मुझे उस बंदे के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है और ना ही मैंने गॉड की ट्रेनिंग करने वाले लोगों के बीच में कभी उसका नाम सुना है, इसलिए मैं नहीं जानता हूँ कि आखिर ये लव एक्सपर्ट कहाँ से है और उसका ओरिजिन क्या है। तभी लू भी उन लोगों के पास आ जाता है और उनकी बातों में शामिल होकर कहता है, अगर तुम किसी लव एक्सपर्ट के बारे में बात कर रहे हो तो तुम बिल्कुल सही हो, वो मैं ही हूँ। ये सुनकर डिंग डोंग कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। क्या नहीं, रुको, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पे कैसे आए? तभी मैडम वांग की नजर लू पे पड़ती है, वो भी चिल्लाती हुई कहती है, तुम यहाँ पे कब आए और हमने तुम्हें महसूस क्यों नहीं किया? ये सुनकर लू कहता है, ये तो नॉर्मल है कि तुम लोगों को मेरे बारे में नहीं पता चला है क्योंकि मैं भी तुम लोग इतने गंदे काम करता हूँ, इसलिए मुझे भी अच्छे से छुपना आता है। डिंग डोंग कहता है, क्या तुम मुझे फॉलो करते हुए यहाँ पर आए? लेकिन ऐसा कैसा होता है? ये तो नामुमकिन है क्योंकि यहाँ पे आने से पहले मैंने अच्छे से चेक किया था कि कोई भी मेरा पीछा नहीं कर रहा था, फिर आके तुम यहाँ पे कैसे आई? तभी मैडम वांग अपनी स्वॉर्ड निकाल के लोगों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है। ये देखकर डिंग डोंग चिल्लाती हुए कहता है, एल्विना रुको, उस पर हमला मत करो। लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो जाती है और मैडम वांग अपनी स्वॉर्ड से लोगों के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन लू बस अपनी दो उंगलियों से मैडम वांग की स्वॉर्ड को रोक लेता है। ये देखकर मैडम वांग हंसती हुए कहती हैं, रिंग स्नेक ब्लेड के अंदर पॉइजन होता है, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता है? अब तो तुम मरोगे। अगर तुम किसी तरह के एंटीडोट का इस्तेमाल करते हो या तुम गॉड की ट्रेनिंग भी करते हो तब भी तुम खुद को नहीं बचा पाओगे, तुम्हारा मरना तो तय है। अब ये सुनकर लू मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे किसी भी एंटीडोट की जरूरत नहीं है। फिर लू अपनी नॉन-सिक सोल स्टेज की पावर का इस्तेमाल करता है और सारे पॉइजन को खत्म कर देता है और लू की नॉन-सिक सोल स्टेज की पावर को देखकर वो दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और मैडम वांग के हाथ से उनकी स्वॉर्ड भी नीचे गिर जाती है और सारे पॉइजन को खत्म करने के बाद लू कहता है, चुयांग विलेज और मून वाटर के अंदर पहले डीमन गढ़ के लोग घुस चुके हैं और बस कुछ ही समय की बात है, उसके बाद इसका प्रीफेक्चर भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा, इसीलिए अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो जल्दी से इस जगह से चले जाओ। ये सुनकर डिंग डोंग लू से कुछ कहने वाला होता है लेकिन उससे पहले लू वहाँ से गायब हो जाता है। फिर डिंग डोंग मैडम वांग से कहता है, एल्विना अब हमें क्या करना चाहिए? फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी सिटी के पीछे एक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। उस माउंटेन में एक गुफा होती है, उस गुफा के अंदर एक बुढ़ा आदमी होता है और उसके साथ एक लड़का भी होता है और यही लड़का होता है गुचुआंग यानी इस गेम का सबसे बड़ा बॉस। और उस बुड्ढे की बॉडी के अंदर से एक 8 हाथ वाला डीमन बाहर निकल रहा होता है और ये वही 8 हाथ वाला डीमन होता है जिसकी डीमन गढ़ के लोग पूजा करते हैं। इसकी इतने लंबे समय से बात हो रही थी जो पूरी दुनिया को खत्म करने की ताकत रखता है और वो बुड्ढा उस 8 हाथ वाले डीमन को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बुड्ढा उस डीमन को सप्रेस नहीं कर पा रहा होता है और वो 8 हाथ वाला डीमन उस बुड्ढे की बॉडी को छोड़कर गुचुआंग की बॉडी को हासिल करना चाहता है और इसीलिए वो 8 हाथ वाला डीमन गुचुआंग की बॉडी को हासिल करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो 8 हाथ वाला डीमन गुचुआंग के पास पहुंचता, एक बंदा वहां पर आ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड से किलिंग साउंड को निकालता है। उस किलिंग साउंड की वजह से उस 8 हाथ वाले डीमन का एक हाथ कट जाता है, लेकिन वो डीमन अपने कटे हुए हाथ को तुरंत रीजनरेट कर लेता है और चिल्लाते हुए कहता है, कौन है जिसने मुझे रोकने की कोशिश की? सामने आओ और मुझे अपना नाम बताओ। फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है, वो लू होता है, वो वहाँ पर आ गया होता है और उसने भी लेजेंडरी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उस डीमन के एक हाथ को काटा होता है। लू कहता है, क्या तुम पागल हो? क्या तुम मेरे साथ मजाक करो? आखिर तुम मुझसे किस तरह का सवाल पूछ रहे हो? क्या इस सवाल का जवाब भी बनता है? कॉमन सी बात है, मैं यहाँ तुम्हें मारने के लिए हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी असली जगह पहुंचाऊंगा। फिर लू अपनी स्वॉर्ड को ऊपर की तरफ उठाकर कोई जादू मंत्र करता है जिससे वहाँ पर एक
बो आ जाता है। बो को देखकर वो डीमन हंसते हुए कहता है, क्या एक बो? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम तो एक स्वॉर्ड मैन हो, फिर आखिर तुम एक बो का इस्तेमाल करके मुझसे कैसे लड़ोगे? लेकिन लू उस डीमन की बात पे ध्यान नहीं देता है और लू अपने बो को पकड़ता है और अपनी स्वॉर्ड को एक एरो की तरह इस्तेमाल करते हुए उस डीमन से कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैं कोई स्वॉर्ड मैन नहीं हूँ, बल्कि मैं एक आर्चर हूँ पूरी तरह से। और लू अपनी उस स्वॉर्ड को किसी एरो की तरह उस डीमन की तरफ शूट कर देता है और वो स्वॉर्ड सीधा जाके उस डीमन को लगती है, जिससे उस डीमन की पूरी बॉडी में आग लग जाती है। ये देखकर वो डीमन जो जो उसे चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है, मैं जरूर वापस। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, वो बुड्ढा कहता है, चल निकल यहाँ से अब। और वो बुड्ढा उस डीमन को पूरी तरह से अपनी बॉडी के अंदर सप्रेस कर देता है। और उस डीमन को सप्रेस करने के बाद लू अपने मन में सोच रहा होता है, मेरी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी कि ये डीमन काफी ज्यादा वीक था। ये डीमन बस बाहर से ही स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अंदर से ये डीमन काफी ज्यादा वीक था। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो भले ही मेरे पास नार्सिंग सोल स्टेज की पावर है, लेकिन फिर भी मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाता। खैर, मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। लगता है कि मुझे अभी भी अपने आप को और ज्यादा ट्रेन करने की जरूरत है, क्योंकि मैं हमेशा इन एनपीसीज के स्टेट्स पे भरोसा नहीं कर सकता हूँ। हो सकता है कि कभी मेरा अंदाजा गलत निकल जाए तो मैं बुरा फंस जाऊंगा। फिर वो बुड्ढा लू से कहता है, मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लू कहता है, यू आर वेलकम। वैसे थैंक्स वैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर गूचुआंग उस बुड्ढे के पास जाकर कहता है, दादाजी क्या आप ठीक है? ये सुनकर वो बुड्ढा कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वो बुड्ढा लू से कहता है, मेरा नाम जाओ जोंग जी डिंग हुआंग है, बड़ा लंबा नाम है, और मैं 700 सालों से एक लेजेंडरी हेड टीचर था, लेकिन अब बस मैं एक अपंग बूढ़ा आदमी रह गया हूँ। और अगर तुमने मेरी मदद नहीं की होती तो मेरे इतने सालों की मेहनत बर्बाद हो जाती। तुम्हारी मदद के बिना मैं उस डीमन को कभी भी अपनी बॉडी के अंदर सप्रेस नहीं कर पाता। और मैंने आपको इस बुड्ढे का नाम तो पहले ही बता दिया, काफी लंबा नाम है और ये एक्स हेड होता है लेजेंडरी क्लैन का। इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। और आज से 100 साल पहले इस 8 हाथ वाले डीमन ने इस बुड्ढे के ऊपर हमला किया था, और ये 8 हाथ वाला डीमन तभी से इस बुड्ढे की बॉडी में रह रहा है। इसीलिए इस बुड्ढे को एकांत में आकर इस गुफा के अंदर अकेले रहना पड़ रहा है। और इतने लंबे समय से ये बुड्ढा अकेले ही उस 8 हाथ वाले डीमन को अपनी बॉडी के अंदर सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये बुड्ढा भी काफी ज्यादा ताकतवर है और ये गॉड हुड के फाइनल पाथ पे है, लेकिन ये उस 8 हाथ वाले डीमन की वजह से गॉड हुड को अचीव करने में फेल हो जाता है। और जिसके बाद इसकी मुलाकात होती है गूचुआंग से, लेकिन तब तक ये बुड्ढा काफी ज्यादा कमजोर हो चुका होता है। इसीलिए बुड्ढा फैसला करता है कि ये अपनी सारी नॉलेज को गूचुआंग को पास करेगा। लेकिन तभी उस 8 हाथ वाले डीमन की नजर भी गूचुआंग पे पड़ जाती है और वो फैसला करता है कि वो अपने अगले होस्ट के तौर पर गूचुआंग की बॉडी को ही चुनेगा। और गूचुआंग इस समय केवल 9 साल का है और ये इस गेम के सबसे बड़े बोस के जवानी के दिन है। और इस तरह से शुरुआत होती है गूचुआंग की दर्द भरी जिंदगी की शुरुआत। फिर लू उस बुड्ढे से कहता है, मेरा नाम जिनो, मैंने काफी लंबे समय पहले लेजेंडरी हेड टीचर डिंग के बारे में सुना था। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मेरी मुलाकात आपसे यहाँ पर होगी, लेकिन आखिर वो काले रंग का धुआं क्या था? ये सुनकर वो बुड्ढा कहता है, ये काफी लंबी स्टोरी है, लेकिन तुम बताओ क्या कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये सुनकर लू गूचुआंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मैं यहाँ पर इसके लिए आया हूँ। मुझे पहले से ही पता था कि ये यहीं पे होगा, क्योंकि मैंने माउंटेन के नीचे इसकी मदर को देखा था, इसीलिए मैं इसे यहाँ पर देखने के लिए चला आया। ये सुनकर गूचुआंग कहता है, ब्रदर क्या आप यहाँ पे मुझे देखने के लिए आए? ये सुनकर लू कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना, मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है। ये सुनकर गूचुआंग कहता है, क्या मेरे साथ बात करनी है? लेकिन क्या बात करनी है? लू कहता है, ये एक फैमिली मैटर है। ये सुनकर गूचुआंग अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, ब्रदर कहीं आप मेरी मोम के बारे में तो बात नहीं करने वाले? कहीं आपको मेरी मोम पसंद तो नहीं? ये सुनकर लू काफी ज्यादा आराम जाता है, उसे समझ में नहीं आता है कि अब वो क्या कहे। वो कहता है, नहीं ये तुम्हारी मोम के बारे में नहीं है, ये चुयांग विलेज के बारे में है। ये सुनकर गूचुआंग अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाकर कहता है, मुझे चुयांग विलेज में वापस नहीं जाना है, मैं यहीं अपनी मोम के साथ रहूंगा। उसकी बातें सुनकर लू मन में सोच रहा होता है, फ्यूचर बॉस दिखने में तो काफी ज्यादा क्यूट और इनोसेंट है, लेकिन ये काफी ज्यादा होशियार है। इसे चुयांग विलेज के बारे में पहले से ही सब कुछ पता है कि चुयांग विलेज के अंदर ही इसका बाप है। फिर वो बुड्ढा कहता है, मैंने गूचुआंग के मुंह से सुना था कि चुयांग विलेज के लोग उसे क्यों वापस बुलाना चाहते हैं। चुयांग विलेज के लोग उसे अपना सक्सेसर बनाना चाहते हैं, इसलिए वो उसे वापस बुला रहे हैं। लेकिन आखिर तुम इस सब में शामिल क्यों हो रहे हो? ये सुनकर लू कहता है, ये एक लंबी स्टोरी है, लेकिन अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो। फिर वो गूचुआंग से कहता है, गूचुआंग तुम मुझे अंकल कह सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारा होने वाला फ्यूचर अंकल हूँ। ये सुनकर गूचुआंग हैरान जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, क्या अंकल? लेकिन तुम मेरे अंकल कैसे हो सकते हो? ये सुनकर लू हंसते हुए कहता है, क्यों मैं तुम्हारा अंकल क्यों नहीं हो सकता हूँ? यानी तुम्हारी आंटी है तो ये तो नेचुरल है कि मैं तुम्हारा अंकल होऊंगा। चलो अब मुझे अंकल कहो। ये सुनकर गूचुआंग कहता है, जो भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे अंकल हो या नहीं, लेकिन मैं चुयांग विलेज में वापस नहीं जाने वाला। उन दोनों की बातें सुनकर वो बुड्ढा कहता है, मैं चाहता था कि गूचुआंग में लेजेंडरी क्लैन को ज्वाइन करे, लेकिन सच्चाई तो ये है कि अब मैं सभी के लिए मर चुका हूँ, इसलिए मेरे नाम का कोई मतलब नहीं है। और अगर गूचुआंग मेरे नाम की मदद से मेरे लेजेंडरी क्लैन में जाता है तब भी उसे कुछ नहीं हासिल होने वाला, और उल्टा मेरी नाम की वजह से गूचुआंग वहाँ पे काफी सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देगा, जिससे उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। ये सुनकर लू कहता है, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, गूचुआंग का लेजेंडरी क्लैन में जाने का कोई फायदा नहीं है, उल्टा इससे उसकी जान ही खतरे में पड़ेगी। फिर लू हमें लेजेंडरी क्लैन के बारे में थोड़ा बहुत और बताता है। गेम के अंदर लेजेंडरी क्लैन सच में काफी ज्यादा पावरफुल क्लैन है, लेकिन उसके अंदर आंतरिक विवाद काफी ज्यादा होते हैं। लेजेंडरी क्लैन दिखने में तो काफी ज्यादा पावरफुल है और बाकी क्लैन के सामने भी खुद को काफी ज्यादा पावरफुल दिखाता है। वो बाकी क्लैन के सामने दिखाता है कि वो अंदर और बाहर दोनों तरफ से काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। लेजेंडरी क्लैन के अंदर तो काफी सारे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और आपस में लोग लड़ते रहते हैं, और लेजेंडरी क्लैन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक साइड किसी और की, एक साइड किसी और
स्टोर की। फिर लुओ उस बुड्ढे से कहता है तो अब आखिरकार आपको पता चलेगा ना कि मैं कौन हूँ, तो प्लीज मुझे बताइए कि आखिर वो काले रंग का धुआं क्या चीज था। उस काले रंग के धुएं को देखकर मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है। मैंने एक 8 हाथ वाले डीमन के बारे में सुना था जिसकी डीमन कट के लोग पूजा करते हैं, कहीं ये वही तो नहीं। ये सुनकर पहले तो बुड्ढा जोर जोर से हंसने लगता है, फिर सीरियस होकर कहता है तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, तुमने काफी जल्दी समझ लिया। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये वही 8 हाथ वाला डीमन जिसकी डीमन कट के लोग पूजा करते हैं। इसने मुझे 700 सालों तक टॉर्चर किया है और अब मैं काफी ज्यादा कमजोर हो गया हूँ और मैं अब जल्दी ही मरने वाला हूँ। इसीलिए मैं इस 8 हाथ बड़े डीमन को अब और ज्यादा लंबे समय तक अपने अंदर सप्रेस करके नहीं रख सकता हूँ। और तभी गुचुआंग इस गुफा के अंदर आया और गुचुआंग को देखकर मैंने ये फैसला किया कि मैं गुचुआंग को अपने सक्सेसर के तौर पे चुनूंगा। लेकिन तभी उस कमीने 8 हाथ वाले डीमन की नजर भी गुचुआंग पे पड़ गई और उसने गुचुआंग को देखकर फैसला किया कि वो अपने अगले होस्ट के तौर पर गुचुआंग को ही चुनेगा। ये सुनकर लू अपने मन में कहता है ये सब कुछ बिल्कुल ओरिजिनल स्टोरी के हिसाब से हो रहा है, अगर मुझे यहाँ पे आने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो वो 8 हाथ वाला डीमन गुचुआंग की बॉडी पे कब्जा कर लेता और उसके बाद तो पता ही है कि क्या होता। लू कहता है ऐसा लगता है कि मुझे आज के दिन के लिए ही बनाया गया था, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मैंने यहाँ आकर आपकी मदद की। ये सुनकर वो बुड्ढा कहता है नहीं थैंक्स तो मुझे आपको कहना चाहिए, आपका वो एरो सच में काफी ज्यादा कमाल का था और आपका वो वेपन सच में काफी ज्यादा कमाल का है। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो केवल एक एरो की तरह ही काम नहीं करता है बल्कि वो एक स्वॉर्ड की तरह भी काम करता है। आप सच में एक गॉड इन मेकिंग है। ये सुनकर लू अपने मन में सोच रहा होता है क्या सच में इस बुड्ढे ने वाइक्यांग की तारीफ की। वाइक्यांग लू की स्वॉर्ड का नाम है। वैसे तो जो भी मेरी स्वॉर्ड को देखता है वो सभी मेरी स्वॉर्ड की तारीफ करते हैं, लेकिन इनके मुंह से तारीफ सुनकर मुझे सच में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। फिर लू कहता है ये बस एक सिंपल सी टेक्निक थी, इसमें प्राउड करने वाली कोई बात नहीं है। ये सुनकर गुचुआंग पीछे से कहता है तुम एक झूठे हो और वो अपनी जीभ निकालकर लू को चिढ़ाने लगता है। ये देखकर लू को बड़ा गुस्सा आता है और वो अपने मन में कहता है ये बच्चा लगता है इसको तमीज सिखाने की जरूरत है, एक बार ये बस मेरे हाथ लग जाए फिर मैं इसको अच्छे से सिखाता हूँ कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। फिर वो बूढ़ा कहता है मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं थी, इसलिए मुझे गुचुआंग को अपने सक्सेसर के तौर पे चुनना पड़ा, लेकिन मेरे पास काफी कम समय और गुचुआंग अभी काफी ज्यादा जवान है, इसलिए मुझे इस बात का डर है कि अगर गुचुआंग को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली तो वो किसी गलत रास्ते पे चला जाएगा। ये सुनकर लू कहता है तो आप मुझसे क्या चाहते हैं। ये सुनकर वो बुड्ढा कहता है मैं मानता हूँ कि मैंने 100 सालों से भी ज्यादा लंबे समय से ह्यूमन से कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन मुझे अपनी आंखों पे पूरा भरोसा है। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी आंखें मुझे कभी भी धोखा नहीं देंगी। आपकी पर्सनैलिटी काफी ज्यादा अच्छी है और आप एक अच्छे इंसान है और आप गुचुआंग को जानते हैं और सबसे ज्यादा बड़ी बात आप काफी ज्यादा स्पेशल है। आप अभी भी काफी ज्यादा जवान है और आपने इतनी कम एज में नासिंग सोल स्टेज को हासिल कर लिया, इससे पता चलता है कि आप कितने ज्यादा टैलेंटेड हैं। ये सुनकर लू कहता है सीनियर मेरी इतनी ज्यादा तारीफ करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, चलिए अब आप मुद्दे की बात पे आइए। ये सुनकर वो बुड्ढा कहता है मैं आज तक अपनी सारी सीखी हुई नॉलेज तुम्हें सिखाऊंगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम गुचुआंग को अपने डिसाइपल के तौर पे एक्सेप्ट करोगे और सही समय आने पर तुम ये सारी नॉलेज गुचुआंग को भी सिखा दोगे। ये सुनकर लू कहता है सीनियर आपको नहीं लगता है कि आप काफी ज्यादा लापरवाही कर रहे हैं, आप किसी के ऊपर इतनी आसानी से कैसे भरोसा कर सकते हैं। मैंने तो आपके सामने ऐसा कुछ खास किया भी नहीं जिससे पता चले कि मैं सच में एक अच्छा इंसान हूँ। और लू मन में सोच रहा होता है ये सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा कि मैंने सोचा था, बुड्ढे होने के साथ आपकी अकल काफी ज्यादा तेज हो जाती है। फिर वो बुड्ढा गुचुआंग से कहता है गुचुआंग ये तुम्हारे नए मास्टर हैं, चलो अपने नए मास्टर को ग्रीट करो। ये सुनकर गुचुआंग कहता है हाँ ये और मेरा मास्टर कभी नहीं। ये सुनकर लू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना छोटे बच्चे, आज से तुम मेरे डिसाइपल और मैं तुम्हारा मास्टर, चलो मुझे जल्दी से ग्रीट करो। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है और अंत में हार मान के गुचुआंग लू को अपना मास्टर मान लेता है। फिर वो दोनों माउंटेन नीचे वापस सिटी में आ जाते हैं। लू गुचुआंग से कहता है तुम अकेली घर में जाओ और किसी को भी हमारे रिलेशनशिप के बारे में मत बताना कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। ये सुनकर गुचुआंग कहता है ठीक है मैं समझ गया, मैं किसी को भी इस बारे में नहीं बताऊंगा। फिर गुचुआंग अपने घर पे चला जाता है और कहता है मोम मैं वापस आ गया। ये सुनकर उसकी मोम कहती है गुचुआंग तुम वापस आ गए, क्या तुम पानी पियोगे। मैडम वांग की बात सुनकर लू अपने मन में कहता है मैडम वांग अभी कुछ समय पहले तो मुझे देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी, लेकिन जैसे उन्होंने अपने बेटे को देखा उनकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई। लगता है कि मैडम वांग के लिए गुचुआंग सच में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर चुयांग विलेज को दिखाया जाता है। लू चुयांग विलेज में वापस आ जाता है और लू जैसे अपने घर पे आता है उसके घर पे रोगरोंग होती है। रोगरोंग को देख कर लू कहता है रोगरोंग तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। रोगरोंग कहती है मैं भी मून वाटर क्लैन से आ रही हूँ, मून वाटर क्लैन के अंदर सब कुछ बिगड़ चुका है। जब मून वाटर क्लैन के लोगों को पता चला कि यान लोगों की मौत हो गई और यान लोग डीमन कल्ट का एक मेंबर था तो काफी सारे मून वाटर क्लैन के लोगों ने तो अपना कंट्रोल ही खो दिया और यान लोगों के फादर तो पागल ही हो गए। और जो लोग पहले यान लोगों के फादर को पसंद नहीं करते थे और जिन लोगों को पहले से लगता था कि यान लोगों के फादर डीमन कल्ट के लिए काम करते हैं उन लोगों ने तो बढ़ चढ़ के मून वाटर क्लैन में अफवाहें फैलाना शुरू कर दी कि यान लोगों के फादर और यान लोग डीमन कल्ट के लिए काम करते हैं। और मूसू ने भी आग में घी डालने का काम किया, उसने भी सभी लोगों को ये बताया कि यान लोग डीमन कल्ट के लिए काम करता था, जिससे मून वाटर क्लैन के सभी लोगों को भरोसा हो गया कि यान लोग और उसके फादर डीमन कल्ट के लिए काम करते हैं। और जिसके बाद यान लोगों के फादर और मून वाटर क्लैन के लोगों के बीच में एक जंग छिड़ गई। हालांकि उनके बेटे की मौत हो गई लेकिन वो अपने बेटे की मौत का बदला लेने की बजाय वो अपनी पोस्ट के लिए मून वाटर क्लैन के लोगों के साथ फाइट कर रहे हैं। और यान लोगों के फादर ने बस मुझसे यही पूछा कि आखिर कुछ दिनों पहले यान लोगों को किसने जान से मारा था। ये सुनकर लू कुछ भी नहीं कहता है। लू मन में सोच रहा होता है इंसान ऐसे होते हैं, इंसानों को लड़ना काफी ज्यादा पसंद है, उन्हें तो बस लड़ने का मौका चाहिए, जैसे ही उन्हें मौका मिला वो लड़ना शुरू कर देते हैं। फिर रोंग
रोंगरोंग आगे कहती है अगर मैं लार्ज क्लेन का कंपैरिजन करूं जो कि मिडल आइलैंड में रहती हैं तो उनके सामने मून वाटर क्लेन बस एक छोटी सी मछली है और मून वाटर क्लेन के लोगों का टैलेंट लिमिटेड है। मून वाटर क्लेन के एल्डर्स और डिसाइपल अपने आप को ज्यादा आगे नहीं ले जा सकते हैं और वैसे भी लंबी उम्र का रास्ता काफी ज्यादा मुश्किल होता है। पहले तो कुछ लोग इस पे चलते हैं, फिर वो इस रास्ते को छोड़ देते हैं और अपने गोल्स को भूल जाते हैं और पावर और स्टेटस के पीछे भागने लगते हैं। ये सुनकर लू कहता है लेकिन तुम्हारे बारे में क्या, तुम तो इन चीजों से बिल्कुल अनअफेक्टेड और केयर फ्री रहती हो क्योंकि तुम्हारी सोच उन लोगों से काफी ज्यादा ऊंची है। ये सुनकर रोंगरोंग कहती है तुम्हें लोगों से बात करना तो काफी ज्यादा अच्छे से आता है कि लोगों से कैसे बात करनी चाहिए कि जिससे उन्हें अच्छा लगे, लेकिन वो बात नहीं है। जब तक कि कोई मेरी फीलिंग्स को चोट नहीं पहुंचाता है तब तक तो मैं इन चीजों से दूर रहूंगी, लेकिन अगर किसी ने मेरी फीलिंग्स को चोट पहुंचाई तो मुझे डर है कि मैं इन चीजों से दूर नहीं रह पाऊंगी और मैं भी इन चीजों में फंस के रह जाऊंगी। ये सुनकर लू हैरान जाता है। फिर रोंगरोंग लू के हाथों को पकड़कर कहती है तुम वही हो जिसकी मैं इतने लंबे समय से तलाश कर रही थी, मेरे प्यारे पति। ये सुनकर लू शौक हो जाता है। रोंगरोंग हंसती हुई कहती चिंता मत करो, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी और मैंने अपने फादर को पहले ही बता दिया है कि मैं केवल तुम्ही से शादी करूंगी और अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई तो मैं लेजेंडरी क्लैन में एक नन बन के रहूंगी। लेजेंडरी क्लैन का नाम सुनकर लू और भी ज्यादा शौक हो जाता है और अपने मन में चिल्लाते हुए कहता है नहीं नहीं, तुम वहाँ नहीं जा सकती हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें लेजेंडरी क्लैन में कोई ओपन माइंडेड और अंडरस्टैंडिंग लड़की मिल जाए जो पहले से ही मुझे ढूंढ रही हो, तो मेरे लिए काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। आखिर मेरे लिए सारी चीजें इतनी ज्यादा मुश्किल क्यों हैं। फिर लू हंसते हुए कहता है रोंग तुम्हें ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए, अगर तुम एक नन बनेगी तो मैं तुमसे भी ज्यादा कुछ खतरनाक बन जाऊंगा जिसे देखने के बाद लेजेंडरी क्लैन के लोग भी अपने रूल को तोड़कर तुम्हें मेरे पास भेज देंगे। और लू रोंगरोंग को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि लू रोंगरोंग को किस कर पाता है लू के हाथ में चीटी काट लेती है जिससे लोगों का काफी दर्द होता है और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आगे किस करने में दिक्कत ही क्या थी। उसने पहले कहा तो है कि मेरी हार्ट और बॉडी सब तुम्हारा है, तो किस करने में क्या दिक्कत है, ये तो गलत बात है ना। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू और हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।